नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। हाँ, दुनिया के सबसे महान सेल्समैन के तौर पर। जो जुरार्ड। सोचिए जरा, 1963 से 1978 सिर्फ एक शेवले डीलरशिप से 13,001 कारें। 13,001। ये आंकड़ा ही मतलब हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि ये हुआ कैसे। आज हम उनकी जो मशहूर किताब है हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी उसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हम्म। उन्होंने कोई फॉर्मल बिजनेस डिग्री नहीं ली थी, सब कुछ अपने तजुर्बे से सीखा। हाँ, और उनका मानना था कि सेल्समैन पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि उनकी कौन सी रणनीतियां थीं, कौन से सिद्धांत थे और क्या वो आज भी काम करते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ सेल्स टेक्निक्स की बात नहीं है। ये कहानी है लगन की, मेहनत की, लोगों को समझने की, और कैसे मतलब एक बिक्री से आप आगे के लिए कितने सारे दरवाजे खोल सकते हैं। जिरार्ड की फिलॉसफी यही थी, बेचने से ज्यादा रिश्ते बनाने पर जोर। सही। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी शुरुआत से। जिरार्ड की जिंदगी आसान नहीं थी बिल्कुल। हाँ, डिट्रॉइट का वो गरीब सिसिलियन माहौल, घर में मुश्किलें, पिता का बर्ताव, पैसों की तंगी। इन सब ने उनके अंदर एक बहुत गहरी चाहत पैदा की। वो कहते थे ना, वांट। बिल्कुल। बचपन में जूते पॉलिश करना, अखबार बेचना। उन्होंने बहुत कम उम्र में रिजेक्शंस झेला, पर टिके रहे। हाँ, वो उनका एक कोट भी है बड़ा पावरफुल। हाँ, कि मैं सेल्समैन पैदा नहीं हुआ था, मेरे खुद को बनाया, और अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। ये उनकी मतलब फिलॉसफी का कोर था। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। यहाँ उनका वो लचीलापन, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, और खुद पर यकीन, वो साफ दिखता है। मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत किया। लेकिन हाँ, ये भी सोचना जरूरी है, जैसे मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं अपनी किताब आउटलायर्स में, कि हालात और मौके उनका भी रोल होता है। सही बात है, हर किसी की राह एक जैसी नहीं होती। पर जिरार्ड का फोकस हमेशा इस पर रहा कि वो खुद क्या कर सकते हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन। बिल्कुल। और उनकी चाहत सिर्फ मतलब पैसा कमाना नहीं थी, वो उसे कहते थे किराने का थैला। हाँ, यानी परिवार की जरूरतें पूरी करना। वही उनकी असली मोटिवेशन थी। उनका कहना था, अगर आप चाहते हैं और जानते हैं क्या चाहते हैं, तो सफल सेल्समैन बनने के लिए ज्यादातर चीजें आपके पास हैं। मतलब वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उनकी पहली कार बिक्री की कहानी भी ऐसी ही है। उन्हें कुछ पता नहीं था कैसे बेचते हैं, पर वो जुनून था, वो जरूरत थी। हाँ, डिटेल शायद उन्हें खुद भी ठीक से याद ना हो, पर वो एहसास, वो ड्राइव, वो जरूरी था। अपनी चाहत को पहचानना इसलिए अहम है क्योंकि वही आपको मुश्किल वक्त में भी पुश करती है। और ये भी देखिए कि उन्होंने सिर्फ बाहरी नहीं, अपनी अंदरूनी चुनौतियों पर भी काम किया, जैसे बचपन में हकलाने की दिक्कत। ओह, अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, लेकिन उन्होंने उस पर मेहनत की, कम्युनिकेशन सुधारा, क्योंकि कार बेचने के लिए ये बहुत जरूरी था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ चाहते नहीं थे, बल्कि उसके लिए मेहनत करने को भी तैयार थे। कमाल है। तो इसी जज्बे के साथ वो सेल्स फ्लोर पर आए, लेकिन वहां उन्होंने एक और चीज पर ध्यान दिया, फोकस। हाँ, उनका वो सिद्धांत, डोंट जॉइन द क्लब। क्या था ये? मतलब काम की जगह पर उन ग्रुप से दूर रहना जो सिर्फ गपशप करते हैं, टाइम पास करते हैं। वो उन्हें डोप रिंग या बुल रिंग कहते थे। अच्छा। उनका मानना था कि हर वो मिनट जो आप काम टालने में लगाते हैं, वो असल में आपका पैसा बर्बाद कर रहा है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है आज के जमाने में, जहां टीम वर्क और कोलैबोरेशन पर इतना जोर है। हाँ, बिल्कुल। जैसे एडम ग्रांट की गिव एंड टेक में भी सहयोग की बात है। लेकिन जिरार्ड का पॉइंट शायद ये था कि सोशलाइजिंग और प्रोडक्टिविटी में फ़र्क समझना ज़रूरी है। फोकस बिक्री पर होना चाहिए, नए मौके ढूंढने पर। हाँ, सेल्स मीटिंग्स वगैरह से सीखना ज़रूरी है, पर ज़्यादातर टाइम एक्शन में जाना चाहिए। सही। और एक्शन मतलब प्रोस्पेक्टिंग, नए ग्राहक ढूंढना। हाँ, उनका वो सवाल बड़ा दिलचस्प था, अपने अंकल हैरी को कार बेचने के बाद क्या। यानी जान पहचान वाले तो ठीक है, पर असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल। और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, यहाँ तक कि फ़ोन बुक से रैंडम नंबर डायल करना। क्या बात कर रहे हैं, आज के जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, पर उनका मानना था कि कोशिश करते रहना चाहिए। उन्होंने किस्सा भी सुनाया है कि कैसे एक कोल्ड कॉल को उन्होंने फॉलो अप करके बिक्री में बदला। कमाल है। और यहाँ एक और चीज दिखती है, उनका सिस्टमैटिक होना। वो ऐसे ही नोट्स नहीं बनाते थे। अच्छा। ई कार्ड फाइल सिस्टम बनाया था, लीड्स को ट्रैक करने के लिए, फॉलो अप के लिए। उनका कहना था कि बिक्री एक जासूसी का खेल है। जासूसी का खेल। हाँ, मतलब अगर किसी को कुछ बेचना है, तो उसके बारे में वो सब कुछ पता लगाओ जो तुम्हारे बिजनेस से जुड़ा है। जानकारी इकट्ठा करना और उसे ऑर्गेनाइज करना।
और इसी ऑर्गेनाइजेशन और लोगों से जुड़ने का एक बहुत ही, मैं कहूँगी, क्रांतिकारी आइडिया था उनका लॉ ऑफ 250। हाँ, ये तो बहुत ही फेमस है, 250 का नियम। ये आइडिया आया कहाँ से? ये कहानी भी दिलचस्प है। वो एक फ्यूनरल होम गए थे और वहां उन्होंने पूछा कि औसतन कितने कार्ड छपते हैं किसी के लिए। अच्छा। जवाब मिला करीब 250। वहीं से उन्हें ये क्लिक हुआ कि हर इंसान अपनी जिंदगी में लगभग 250 लोगों को इतनी अच्छी तरह जानता है कि उन्हें शादी या मातम जैसे मौकों पर बुला सकें। अरे वाह। उनका कहना था हर कोई 250 लोगों को जानता है, 250। सुनने में तो ये एक नंबर लगता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। बहुत गहरा। जिरार्ड ने समझा कि हर ग्राहक अकेला नहीं आता, वो अपने साथ पूरा नेटवर्क लेकर आता है। तो एक बुरा अनुभव सिर्फ एक ग्राहक तक नहीं रहता। बिल्कुल नहीं, वो उन 250 लोगों तक पहुंच सकता है और फिर वो 250 लोग आगे और लोगों को बता सकते हैं। ये एक चेन रिएक्शन है, आंकड़ा हजारों में जा सकता है। हाँ प्रे। और इसका मतलब अच्छा अनुभव भी इसी तरह फैलता होगा। एग्जैक्टली। एक खुश ग्राहक आपकी सबसे अच्छी मार्केटिंग टीम बन जाता है, वो भी बिना किसी खर्चे के। इसीलिए वो कहते थे कि हर इंसान, चाहे वो ग्राहक बने या ना बने, उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो किसे जानता है। और इसी से जुड़ा उनका वो सिद्धांत था, द मूची इज अ ह्यूमन बीइंग। हाँ, कि ग्राहक को कभी कम मत समझो, उसके लिए गलत शब्द इस्तेमाल मत करो। सही, क्योंकि ग्राहक जब आता है वो अक्सर थोड़ा डरावा, थोड़ा सहमा हुआ होता है। उसे लगता है सेल्समैन फायदा उठाएगा। ये तो होता है। जिरार्ड इस डर को समझते थे। वो कहते थे कि बिक्री कोई जंग नहीं है, बल्कि एक साझेदारी। हाँ बिल्कुल। उनका कहना था आप डरे हुए इंसान को नहीं बेच सकते, आप इंसान को ही बेच सकते हैं। इसके लिए सहानुभूति चाहिए, ग्राहक के नजरिए को समझना चाहिए। तो ये हुई मानसिकता की बात। अब आते हैं उनके तरीकों पर। प्रोस्पेक्ट्स का फ्लो कैसे बनाए रखें? उसके लिए उन्होंने फेरिस व्हील का उदाहरण दिया। फेरिस व्हील, वो कैसे? जैसे फेरिस व्हील घूमता रहता है, सीटें भरती हैं, खाली होती हैं, वैसे ही सेल्समैन के पास हमेशा नए प्रोस्पेक्ट्स का फ्लो बना रहना चाहिए। एक डील क्लोज हुई तो अगला प्रोस्पेक्ट तैयार। अच्छा, और इसके लिए वो अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे? भरपूर। उनका मंत्र था, पक्का करो कि हर कोई जानता है कि तुम क्या बेचते हो। अपने सर्कल में सबको पता होना चाहिए। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इसके लिए उनके पास कुछ खास टूल्स भी थे। हाँ, उनका टूल बॉक्स, जैसे टेलीफोन, वो कॉल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। फाइलें, ग्राहकों की डिटेल जानकारी रखना। हाँ, आपने बताया था कार्ड फाइल सिस्टम। और वो उसे बहुत संभाल कर रखते थे, उसकी कॉपीज बनवा कर रखते थे, क्योंकि उनका मानना था संतुष्ट ग्राहक भविष्य की बिक्री के लिए सबसे अच्छी शर्त है। और उनके बिजनेस कार्ड्स भी कुछ खास थे। हाँ, उन पर उनकी फोटो होती थी ताकि लोग चेहरा याद रखें, और वो उन्हें हर जगह देते थे, रेस्टोरेंट में, दुकान पर, कहीं भी। वाओ। साथ ही मेल का इस्तेमाल। आज की दुनिया में जहां जंक मेल की भरमार है, उन्होंने तब भी तरीके निकाले कि उनका मेल खोला जाए। कैसे? जैसे लिफाफे पर कंपनी का नाम ना लिखना, या कोई अलग रंग का, अलग साइज का लिफाफा लेना, पर्सनल मैसेज लिखना, भेजने का टाइमिंग सही रखना, मतलब भीड़ से अलग दिखना। ये तो काफी क्रिएटिव है। और एक और बहुत ही यूनिक तरीका था, बर्ड डॉग सिस्टम। बर्ड डॉग, ये क्या था? ये बेसिकली रेफरल का एक सिस्टम था। अगर कोई उन्हें लीड देता और वो बिक्री में बदल जाती, तो उस लीड देने वाले को कमीशन मिलता। अच्छा, जैसे $50? हाँ, उस जमाने में $50। और ये बर्ड डॉग कोई भी हो सकता था, कोई खुश ग्राहक, नाई, बैंकर, कोई भी। तो वो अपने आसपास के लोगों को अपनी सेल्स फोर्स बना रहे थे एक तरह से। बिल्कुल। वो उन्हें अपने बिजनेस कार्ड देते थे और कहते थे कि नजर रखो, कोई कार खरीदने वाला मिले तो बताना। और सबसे जरूरी था वादा निभाना, कमीशन देना। विश्वसनीयता। हाँ, उनका कहना था इस बिजनेस में कोई इतना अच्छा नहीं है कि उसे मदद की जरूरत ना हो। कमाल की बात है। अच्छा, अब आते हैं असली बिक्री के वक्त पर, जब ग्राहक सामने है। यहाँ वो सेलिंग द स्मेल की बात करते हैं। हाँ, यानी सिर्फ फीचर नहीं, एहसास बेचना। वो सिजल और स्टेक वाला कॉन्सेप्ट। सिजल और स्टेक मतलब स्टेक तो प्रोडक्ट है, लेकिन सिजल वो एहसास है, वो एक्सपीरियंस। नई कार की खुशबू, उसकी फील। अच्छा, इमोशनल अपील। बिल्कुल। इसीलिए वो डेमो ड्राइव को बहुत महत्व देते थे। जब ग्राहक कार चलाता है, उसे महसूस करता है, तो उसे वो अपनी लगने लगती है। और इसके साथ ही वो जासूसी भी करते थे। हाँ, यानी ग्राहक को समझना, उसकी जरूरतें क्या हैं, वो क्या चाहता है, उसकी जेब क्या कहती है। सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से सुनना। हाव भाव, कपड़े, पुरानी कार, इन सब से अंदाजा लगाना। हाँ, ये सब सुराग हैं, ये समझने के लिए कि ग्राहक के लिए क्या सही रहेगा।
अच्छा, ईमानदारी पर उनका क्या टेक था? आपने कहा था थोड़ा अलग था। हाँ, वो कहते थे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन ईमानदारी डिग्री का मामला है। इसका क्या मतलब हुआ? झूठ बोलना? नहीं, झूठ नहीं, बल्कि सच को थोड़ा इस तरह पेश करना कि ग्राहक को अच्छा लगे। जैसे किसी की पुरानी कार की थोड़ी तारीफ कर देना, भले ही वो बहुत अच्छी ना हो। छोटी-मोटी हानि रहित बातें। अच्छा, मतलब थोड़ी चापलूसी? एक तरह से। पर उनका कहना था कि जो चीजें फैक्ट्स हैं, जैसे कार के स्पेसिफिकेशंस, उनमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि वो ग्राहक वेरीफाई कर सकता है। ये एक महीन रेखा है। बिल्कुल, ये ग्राहक के मनोविज्ञान से जुड़ा है। लोगों को अपनी चीजों से लगाव होता है, पर भरोसा फैक्ट्स पर ही बनता है। सही बात है। अच्छा, जब ग्राहक लगभग तैयार हो जाता है तब लॉकिंग देम अप। हाँ, बिक्री को पक्का करना। वो मानते थे कि अगर ग्राहक सीरियस है तो उसे कमिटमेंट दिखाना चाहिए, जैसे एक ठीक-ठाक डाउन पेमेंट। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। नहीं, ये ग्राहक की गंभीरता का सबूत था। इससे उसके पीछे हटने के चांस कम हो जाते थे। और फिर वो स्पॉट डिलीवरी की कोशिश करते थे। यानी तुरंत कार्ड दे देना। हाँ, अगर मुमकिन हो तो ग्राहक को घर ले जाने देना। इससे वो डील पक्की हो जाती है। और कीमत के मामले में? पूरी तैयारी रखते थे। कंपटीशन क्या ऑफर दे रहा है ये उन्हें पता होता था, ताकि वो ग्राहक को विश्वास दिला सकें कि उन्हें बेस्ट डील मिल रही है। उनका वो तकिया कलाम था, मैंने तुम्हारा सौदा हरा दिया। ये आत्मविश्वास तो जानकारी से ही आता है। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि जेरार्ड के लिए बिक्री क्लोज होने पर कहानी खत्म नहीं होती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि असली काम तो तब शुरू होता था। विनिंग आफ्टर द क्लोज। बिक्री के बाद का फॉलोअप। हाँ, सबसे जरूरी। धन्यवाद पत्र भेजना, जिसमें रेफरल रिवॉर्ड की याद दिलाना, और सबसे अहम, शिकायतों को संभालना। शिकायतों को मौके की तरह देखना। एग्जैक्टली। वो ग्राहक की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते थे, उसका साथ देते थे, समाधान निकालते थे। इससे रिश्ता और मजबूत होता था। वो ग्राहक को एक एसेट की तरह देखते थे, लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल। और ये सब अकेले करना मुश्किल था, इसलिए वो मदद लेने से भी नहीं हिचकिचाते थे। हाँ, असिस्टेंस रखना। असिस्टेंस रखे, अपने बेटे जॉय को भी काम पर लगाया, ताकि वो खुद उस चीज पर फोकस कर सकें जिसमें वो बेस्ट थे, बिक्री बंद करना। अपना समय और पैसा सही जगह लगाना। हाँ, चाहे वो लोग हों या मार्केटिंग, जैसे डायरेक्ट मेल। और धैर्य रखना, क्योंकि इन चीजों का असर दिखने में वक्त लगता है। और यही शायद उनकी किताब के आखिरी चैप्टर का मैसेज है, देयर इज नो लास्ट चैप्टर। हाँ, कि बिक्री एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती। सफलता के लिए वो मजबूत यकीन चाहिए, लगातार कोशिश चाहिए और हर किसी के साथ सम्मान का व्यवहार। वो लॉ ऑफ 250। विश्वास सबसे ऊपर, और वो चाहत, वो आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। उनका वो आखिरी वादा बहुत पावरफुल है, अगर मैंने ये किया तो आप भी कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। सच में। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो जेरार्ड की सफलता के पीछे क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से तो एक तो वो अटूट चाहत और मानसिकता। हाँ, वो बहुत जरूरी है। दूसरा, लोगों को समझना, सिर्फ ग्राहक को नहीं, उसके पूरे नेटवर्क को, वो लॉ ऑफ 250। तीसरा, हर चीज के लिए एक सिस्टम बनाना, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग हो, फॉलोअप हो या रेफरल। बिल्कुल। और चौथा, बिक्री के बाद भी रिश्ते को निभाना, ग्राहक का साथ देना। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक पूरा नजरिया है, एक दर्शन है। एकदम सही। मेहनत, समझदारी, सिस्टम और रिश्ते, इनका मिश्रण। सेल्स सिर्फ एक सौदा नहीं, लोगों से जुड़ने का तरीका है। तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जेरार्ड ने ये सब उस जमाने में किया जब न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया। हाँ। दुनिया बहुत अलग थी। तो आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में, जहां ग्राहक के पास इतनी जानकारी है, रिव्यू है, डेटा है, जेरार्ड के कौन से सिद्धांत आपको लगता है आज भी उतनी ही कारगर है? और क्या वो सिजल बेचने वाली बात आज भी उतनी मायने रखती है, जब ग्राहक स्टेक के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जान सकता? ये सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।